आज हम समुद्री आवास के बारे में पढ़ेंगे। समुद्री आवास से तात्पर्य होता है कि जीवों के रहने का स्थान समुद्र या महासागर। जो जीव समुद्र में रहते हैं उन्हें हम समुद्री या मैराइन कहते हैं और समुद्री आवास को हम मैराइन हैबिटेट कहते हैं। अब जो मैराइन इकोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि समुद्री जीवों और उसके वातावरण से जो संबंध होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो मैराइन हैबिटेट इकोलॉजी कहलाता है। मतलब जो समुद्री निवास पारिस्थिति के अंतर्गत आता है। अब समुद्री आवास की जो औसत गहराई है वो लगभग 4000 मीटर तक नापी जाती है। ठीक है। अब इसके लक्षण के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समुद्री आवास के लक्षण। पहला आता है आयतन। आयतन की दृष्टि से समुद्री आवास सबसे बड़ा आवास होता है और पृथ्वी की सतह के 71% स्थान को घेरे हुए इस आवास का जो क्षेत्र होता है वो 36.2 करोड़ वर्ग मील में फैला हुआ होता है। फिर सेकंड कैरेक्टर आता है इसका गहराई। समुद्री आवास के गहरे होने का गुण भी एक अपनी विशेषता होती है क्योंकि समुद्र बहुत गहरे गहरे होते हैं। तो जो महासागरीय औसत गहराई आंकी जाती है वो लगभग 4000 मीटर तक आंकी जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है निरंतरता। समुद्री आवास की निरंतरता भी एक विशेष लक्षण है। विश्व के सभी समुद्र जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं या मिले हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक समुद्र के जल की निरंतरता दूसरे समुद्र के जल से बनी हुई रहती है। तीसरा चौथा कैरेक्टर आता है लवणता। समुद्र के जल में पाए जाने वाले जितने भी लवण होते हैं उनकी सांद्रता को हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। वैसे तो क्या होता है कि महासागरी का जल खारा होता है किंतु उसमें नमक के अलावा और भी अनेक प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं वो घुले हुए रहते हैं। नमक सहित इनकी सांद्रता लगभग 3 से 4% तक होती है और समुद्र के जल में अब तक लगभग 49 प्रकार के तत्व का पता लग चुका है कि इसमें 49 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस। इनका प्रतिशत कितना होता है? 80% सोडियम और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। वैसे सभी समुद्रों में लवणीय सांद्रता लगभग औसतन एक समान ही होती है। जल की उत्प्लावन क्षमता और घनत्व का निर्धारण भी लवणों की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अब अगर हम बात करें इसकी पीएच की तो लवणता के कारण ही महासागरीय जल का पीएच मान अधिक होता है। पीएच मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होती है और समुद्री जल में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होने से इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और पीएच का आकलन 8 या इससे अधिक आंका जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है परासरण। समुद्री जल में सैलिनिटी तो अधिक होती है, मतलब लवणता तो अधिक होती है, किंतु समुद्र जल के जो जीव होते हैं उनके शरीर में पाए जाने वाले द्रवों की सांद्रता कम होती है। मतलब जो जीवों के शरीर में द्रव है उसकी सांद्रता तो कम है और जिस पानी में ये रह रहे हैं उसकी सांद्रता अधिक है। क्लियर? तो समुद्र जलीय जीवों के शरीर की जो द्रव है उसकी सांद्रता कम है और बाहर वाले वातावरण की जो है सांद्रता, मतलब समुद्री जल की सांद्रता है वो अधिक है। इसलिए बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि पानी जो है, मतलब जो वातावरणीय जल है, समुद्र का जल है, वो कैसा है? हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें लवणता ज्यादा है। और जंतु के शरीर में जो जल है उसमें लवणता कम है, इसलिए वो क्या हुआ? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं अति परासरी और हाइपोटोनिक को बोलते हैं अल्प परासरी। तो जीवों के अंदर जो उपस्थित जल है या द्रव है वो कैसा है? हाइपोटोनिक है। और जो बाहर की तरफ मीडियम है, जो समुद्री जल है, वो कैसा है? अति परासरी या हाइपरटोनिक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा कंसंट्रेशन क्या है? बाहर समुद्र के जल में, और कम कंसंट्रेशन क्या है? जीवों के शरीर के अंदर है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि पानी का मूवमेंट होगा। तो पानी क्या करेगा कि जीवों के शरीर, अब पानी ज्यादा कहाँ पर है? जीवों के शरीर में पानी ज्यादा है क्योंकि बाहर वाले पानी में तो क्या है, जो समुद्र का पानी है उसमें लवण ज्यादा है और जो जीवों के अंदर का जो पानी है उसमें लवण तो कम है लेकिन पानी ज्यादा है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जीवों के शरीर से पानी बाहर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस या बहिपरासरण कहते हैं। तब क्या होगा? दोनों को बैलेंस करने के लिए पानी बाहर आएगा
और पानी जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कि इन समुद्री जीवों में जल की कमी होगी। तो जल की कमी को दूर करने के लिए फिर ये क्या करते हैं, समुद्री जंतु जल पीते हैं, जिससे क्या होता है, वो वापस पानी पिएंगे तो उस प्राणी के शरीर में लवणों की अधिकता हो जाती है और जिससे प्राणी अन्य तरीकों से बाहर निकालता है। क्लियर? इसे हम बोलते हैं परासरण। नेक्स्ट आता है जल धाराएं। अब समुद्री जल जो है वह सदा चक्रण प्रदर्शित करता है और जल धाराएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, विषुवत रेखीय और तटीय धाराएं। विषुवत रेखीय धाराएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और तटीय धाराएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। और धाराएं चलने के तीन प्रमुख कारण है, हवाएं, तापक्रम और गुरुत्वाकर्षण होता है। जल धाराएं हवा से चलती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की गर्मी से जल के तापक्रम परिवर्तन के कारण भी वे उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इस कारण ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। और जल धाराओं से ध्रुवों का ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर और भूमध्य रेखीय उष्ण जल ध्रुवों की ओर चक्रण करता है। और जल धारा के कारण ही समुद्र की गहराइयों से पोषक पदार्थ सरफेस पर आ जाते हैं। तो जब पोषक पदार्थ सरफेस पर आ जाते हैं तो जितने भी प्लैंक्टन्स और अन्य प्राणी जो हैं तो उनका रैंडमली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने में सहायता मिलती है। और इन धाराओं से ऑक्सीजन भी सभी स्थानों पर पहुंच जाती है, क्योंकि पानी चक्रण करता रहता है तो ऑक्सीजन सभी स्थानों पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है ज्वार या टाइड्स। ज्वार या टाइड्स क्या होते हैं? समुद्रों में नियमित जल स्तर के बढ़ने और घटने की क्रिया क्या कहलाती है? ज्वार कहलाती है, जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ऐसा होता है। चार प्रकार के टाइड्स देखे जा सकते हैं, फ्लड टाइड्स, एब टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स और निप टाइड्स। फ्लड टाइड्स क्या होते हैं? फ्लड टाइड्स में समुद्री जल स्तर चढ़ करके तटीय क्षेत्रों को ढक लेता है एवं टाइड्स में जल स्तर उतर जाता है। कौन से टाइड्स में जल स्तर उतरता है? एब टाइड्स में। फ्लड टाइड्स में तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है फ्लड टाइड्स में तो समुद्र का जल स्तर जो है वो चढ़कर तटीय क्षेत्रों को ढक लेता है और एब टाइड्स में जल वापस उतर जाता है। ठीक है। और स्प्रिंग टाइड्स में पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन विशेषकृत जल स्तर उच्चतम और निम्नतम हो जाता है। और निप टाइड्स में ज्वार हर महीने में 2 बार ह्यूमस प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो इस टाइप से यहाँ पर वाटर जो है वो घटता बढ़ता रहता है, जल स्तर वाटर का, मतलब पानी का जो स्तर है वो घटता बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं तापक्रम की। तापक्रम की दृष्टि से भी यह आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ध्रुवीय समुद्र में जहां तापक्रम हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है, वहीं जो भूमध्य सागरीय स्थल होते हैं वहां पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक देखने को मिलता है। तो उच्चावचन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर तापक्रम अधिक अंतर प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि फ्रेश वाटर हैबिटेट में वहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है दाब। समुद्रों में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाता है। अब सागर सतह पर प्रति वर्ग इंच 15 पाउंड का दाब ज्ञात किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि हर 1000 फेदम की गहराई पर दाब 1 टन प्रति वर्ग इंच बढ़ जाता है। तो इस दाब के कारण जीवों की व्यक्तिशः और सामुदायिक जीवन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है लाइट। लाइट भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो समुद्री जीवों के प्रकार और वितरण को प्रभावित करता है। अब प्रकाश की जल में भेदन क्षमता के आधार पर समुद्र को हम 3 भागों में बांटते हैं, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन और एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन को हम सुप्रकाशित क्षेत्र बोलते हैं। तो जल की सरफेस से 80 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पहुंच पाता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? यूफोटिक जोन, जहां सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से पहुंच सकता है। यह 80 मीटर तक गहराई का होता है और इसमें उत्पादकों की बहुलता होती है। अब देखिए लाइट पहुंच पा रही है वहां पर, इसलिए वहां प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे, उत्पादकों की बहुलता होती है। फिर समुद्री सतह से नीचे 80 मीटर से 200 मीटर तक वाला जो रीजन होता है, जो जोन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है। तो 200 मीटर की गहराई तक विस्तृत रूपांतरित प्रकाश उपलब्ध होने से इस क्षेत्र को हम डिस्फोटिक जोन कहते हैं। मतलब यहाँ लाइट पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है, बहुत कम लाइट यहाँ पहुंच पाती है और यहाँ प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। फिर आता है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन जो है वो जल की सरफेस के 200 मीटर के नीचे का स्थल होता है
और यहाँ लाइट बिल्कुल एब्सेंट होती है, लाइट यहाँ पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए हम इसे एफोटिक जोन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोड्यूसर्स भी नहीं होते। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने पूरे मेराइन हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मेराइन एनवायरनमेंट के जोनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।